हैं क्लिनिकल फ्रेंड के इस एपिसोड में। जैसा कि आपको पता है कि मैं हूं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट दीपशिखा ओझा और मैं इस यूट्यूब चैनल पे लोगों को मेंटल हेल्थ के प्रति अवेयर करती हूं। तो आपको पता है कि मैं आज पटना के गांधी मैदान में आई हूं। यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस चल रहे हैं, यहाँ फिजिशियंस के कॉन्फ्रेंसेस चल रहे हैं। तो आज मैं डॉक्टर साहब से बात करूंगी और लोगों को अवेयर करूंगी इनके थ्रू कि मेंटल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे आप अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले सवाल पूछती हूँ, उनका नाम क्या है? सर, आपका व्हाट्स योर गुड नेम सर? मेरा नाम डॉक्टर सोमेश श्रीवास्तव है। मैं इंटरनल मेडिसिन फिजिशियन हूँ, मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ से। तो मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में ये इंटरनल मेडिसिन में प्रैक्टिशनर हैं और आज हम इनसे सवाल करेंगे और इनके जवाब से आप अवेयर होंगे घर में बैठे बैठे। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बने रहिएगा इस चैनल पे। तो सर, मेंटल हेल्थ जो लोगों के अंदर एक स्टिग्मा है, एक भ्रम है या एक संकोच है कि मेंटल हेल्थ मतलब एक लेबलिंग ले जाती है कि ये पागल तो नहीं हो गया है। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? आपका सवाल बहुत अच्छा है। जैसे हम लोग डे टू डे ओपीडी बेसिस पे प्रैक्टिस पे हमेशा ये देखते हैं कि जो फीमेल पेशेंट होती हैं अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती हैं, लेकिन मेल में इस तरह का कुछ ऐसा होता नहीं है। वो बहुत डल होते हैं, वो हर चीज़ को अपने ही अंदर दबा करके रखते हैं। उन्हें लगता है कि उन सोसाइटी से भी उन्हें इस तरह का बना दिया जाता है कि हर कोई मेल पर्सन अपना एक्सप्रेशन अगर शो करेगा तो उन्हें कमज़ोर समझा जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। और वो अंदर ही अंदर जब बहुत सारे इमोशन को सप्रेस किए रहते हैं तो शरीर जो है अलग अलग ऑर्गन को धीरे धीरे इन्वॉल्व करने लगता है। जैसे कि बार बार मोशन उनको खराब होने लगते हैं, एब्डोमिनल इंडाइजेशन होने लगते हैं, इंसोम्निया वाली प्रॉब्लम होने लगती है, पाल्पिटेशन, एंजाइटी। उन्हें लगता है कि ये हार्ट से रिलेटेड बीमारी है या पेट से रिलेटेड बीमारी है, लेकिन नहीं, ये ऐसी बीमारी नहीं होती है। ये जो बहुत लंबे टाइम से सोशल स्टिग्मा की वजह से अपने इमोशन को सप्रेस करके रखा हुआ है, उसी की वजह से इनडायरेक्ट रूप में शरीर अपने नए नए बीमारियों को रिप्रेजेंट करता है। इसमें दवाइयों की जरूरत नहीं होती है, इसमें आप बस खुल करके डॉक्टर से बात कर लीजिए या किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से बात कर लीजिए, फुल्ली एक्सप्रेस कर लीजिए, तो बहुत सारी जो एनर्जी है बॉडी की फिर से फ्लो करने लगती है। तो अपने आप ये चीजें समाप्त हो जाती हैं। और बाकी हाँ, हाँ, सर सर प्लीज आप आराम से क्या, एकदम फ्री होके आप बात करिए, कोई टेंशन नहीं। यहाँ हम नॉर्मल पब्लिक से बात कर रहे हैं, कोई ठीक ऐसा है, नहीं। ठीक। बाकी हमारा यही मैसेज रहेगा समाज में सारे पुरुषों के लिए कि अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखें, एक्सप्रेस करें, अपनी नई नई हॉबी को डेवलप करें। कोई भी चीज़ें जो समझ में नहीं आती हैं वो घर पे बात करें। जो चीज़ें बातों से सही हो जाती है उसमें दवा देने का कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप बात नहीं करोगे तो फिर लास्ट में जो सारी दवाइयाँ रहती हैं वो मेंटल हेल्थ वाली फिर स्टार्ट करनी पड़ती हैं, जो कि सिडेटिव बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डालती हैं शरीर पे। उससे शरीर को मतलब वेट गेन होने लगता है। जब वेट गेन होगा तो वो सोशल स्टिग्मा और धीरे-धीरे अपने बॉडी के प्रति डेवलप कर जाएँगे। एक तरीके से एक विशियस साइकिल क्रिएट हो जाएगी। तो जो चीज़ें बातों से हो जाती हैं उसको हम दवा देने का कोई मतलब नहीं होता है। तो मेरा यही मैसेज है कि जितना अपने घर परिवार वालों से बात करें, अपने दोस्तों से बात करें, या वहाँ पे बातें नहीं हो पाती हैं तो आप एक पर्सनल क्लिनिकल साइकोलॉजी से बात करें। जब वहाँ से बात नहीं होती है तो आप डॉक्टर से बात करें। मतलब कुल मिला के करना बात ही है। एक सवाल सर, क्योंकि सर आप ओपीडी में हैं और आप पेशेंट को देखते हैं, प्रैक्टिशनर हैं, तो एक सवाल है कि फैमिली केयर एक मेंटल हेल्थ से रिलेटेड पेशेंट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? जो उनका जो एक फैमिली का जो केयर है, जो नियरेस्ट केयर गिवर हो गए या पेरेंट्स हो गए या सिबलिंग्स हो गए, उनका व्यवहार कितना इम्पोर्टेंट, क्या इम्पैक्ट डालता है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो पेशेंट होते हैं? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम आती ही तभी है जब उन्हें प्रॉपर फैमिली केयर और केयर गिवर या नर्सिंग केयर प्रॉपर मिल ही नहीं पाता है। एग्जैक्टली। ये तो हमारा रूट कॉज है। हम ट्रीट भी यही करते ऑफ हैं। कोर्स। और हम किसी भी पेशेंट को, इस तरह के पेशेंट को, पहले ये पेशेंट नहीं आते, थोड़ा सा सप्रेस हो जाते हैं इमोशन से, तो हम उनके फैमिली को ही सबसे अच्छे से काउंसिल करते हैं। ओपीडी बेसिस पे ही हम यही काउंसिल करते हैं कि आप जैसे कि किसी पेशेंट को ये लगता है कि मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो गई, सीधे उनके दिमाग में एक स्टिग्मा चला जाता है कि ये पागल हो रहा है। तो धीरे-धीरे एक नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है, वो उससे भी बात करना बंद कर देते हैं। आस-पास के सोसाइटी वाले भी उसको एक दूसरे नज़र से देखने लगते हैं कि नहीं-नहीं, ये थोड़ा-सा पागल हो रहा है, ये हो गया, हमको इससे दूर रहना है, अपने बच्चों को दूर करके रखना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये ह्यूमन जो होते हैं सारे सोशल ही होते हैं, सोसाइटी की ही ये प्रॉब्लम है, सोसाइटी से ही जनरेट होती है। जनरेट क्यों होती है? क्योंकि हम बात नहीं करते हैं। तो हम फैमिली को काउंसिल करते हैं कि प्रॉपर इन्हें हर चीज़ में बात करिए, क्या चीज़ें जो नहीं समझ में आ रही हैं उसको
उनसे बात करिए, बात करके जो रूट कॉज़ है, ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा ट्रिगर फैक्टर क्या-क्या जनरेट हो रहे हैं, इमोशनली क्यों सप्रेस हो रहे हैं, तो वो हमें बात करनी होती है क्योंकि हर चीज़ का एक कारण होता है, कुछ ना कुछ सप्रेशन ज़रूर होता है, वो चाहे बहुत स्ट्रिक्ट फैमिली के एनवायरनमेंट की वजह से हो या पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा हो या डे टू डे रूटीन एक्टिविटी या अपने करियर को लेकर के कुछ नई चीज़ें हो गई हों, कभी-कभी लाइफ में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। उसको हैंडल करना धीरे-धीरे लोग तो सीखते ही हैं, लेकिन इसमें फैमिली का सपोर्ट अगर रहता है तो वो कोई बिना बीमारी के, बिना किसी अदर इमोशनल सप्रेशन के आदमी धीरे-धीरे मैच्योर हो जाता है। तो इसमें फैमिली का इम्पोर्टेंस तो है ही। तो जो मैं एक चीज़ बोलूँगी कि फैमिली में लोग खुल के बात नहीं कर पाते क्योंकि आपका आपका आंसर ये था कि कम्युनिकेशन गैप है। एक तो कम्युनिकेशन गैप, एक जो कि हम अपनी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। आप मेन हो तो आपको दर्द नहीं होगा, आप मर्द हो तो आपको दर्द नहीं हो सकता और बचपन से सिखाया जाए कि तुम लड़के हो तो तुम्हें रोना नहीं है। तो एक्सप्रेशन कितना इम्पोर्टेंट है एक मेन के लिए? मेन के लिए एक्सप्रेशन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना वुमेन के लिए है। और जब मेन एक्सप्रेस करना शुरू करता है तो रिलेशनशिप अपने आप बहुत ज़्यादा मजबूत होने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि एक्सप्रेस करने से आप कमज़ोर हो जाओगे या कुछ हो जाओगे। बहुत सारे पेशेंट हमारे ओपीडी में आते हैं, हस्बैंड वाइफ सिर्फ इसी वजह से आते हैं कि मेन एक्सप्रेस नहीं करता है, फीमेल बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करने लगती हैं, उन्हें लगता है कि मेन हमको मतलब प्यार नहीं करते हैं, हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो एक निगेटिविटी चली जाती है, बिना इग्नोरेंस फील करने लगते हैं। पर मेन की जो कंडीशनिंग होती है बचपन से लेकर के एक अपब्रिंगिंग जो होती है, उसमें यही धीरे-धीरे वो सीख जाते हैं कि हम एक्सप्रेस करेंगे तो हमें कमज़ोर समझा जाएगा, जो कि ये बहुत गलत चीज़ है। इसको धीरे-धीरे अब सुधारना होगा। अब धीरे-धीरे लोग इस पे काम भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। अब जो नई जनरेशन आ रही है वो अपनी बात खुल के भी रखती है, पूरी तरह से एक्सप्रेस भी करती है। तो होपफुली ये चीज़ें अब आगे उतनी देखने को नहीं मिलेंगी, थोड़ा-सा मतलब कम हो जाएगा। तो सर ये जो मेन मेंटल हेल्थ है उसको फैमिली के जो मेंबर्स हैं चाहे वो पेरेंट हो या सिबलिंग हो या बच्चे हो या वाइफ हो वो मेन मेंटल हेल्थ को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं एज ए फैमिली मेंबर कि ठीक है एक चीज तो हम है कि अगर वर्स्ट कंडीशन हो गया तब तो हम काउंसलर के पास ले जाएं या साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल लेकिन इनिशियल स्टेज में क्या पहचाने और कैसे उनको सपोर्ट कर सकते हैं? इनिशियल स्टेज में पहचानने के बहुत ही सिंपल से रीज़न है और डे टू डे में सब लोग पहचान भी लेते हैं कि मतलब कोई बंदा है, अब थोड़ा-सा उसका बिहेवियरल चेंजेज़ आ रहे हैं। पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, तो आपको थोड़ा-सा उस पे ढूँढना पड़ेगा कि ट्रिगर फैक्टर क्या है? क्यों इसकी वज़ह से थोड़े से चेंजेज़ आ रहे हैं? उस पे बात करनी पड़ेगी और मेंस में और उनकी फैमिली के लिए ये बताना बहुत ज़रूरी है कि फैमिली को तो इन्वॉल्व होना ही रहेगा, साथ में जो आस-पास अड़ोस-पड़ोस वाले जो नेबरिंग पर्सन है, वो भी इसमें सपोर्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ या एक एक मेल की गैदरिंग होती है, एक उनके दोस्त लोग होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा मेल को सबसे ज़्यादा सपोर्ट अपने फ्रेंड से सबसे ज़्यादा मिलता है, उतना सपोर्ट फैमिली से भी नहीं मिलता है। हाँ, फैमिली तो सेकंड नंबर पे आती है। तो अगर कोई उनके बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड का सर्किल है, तो आप उनसे बात करते हैं या फ्रेंड सर्किल ही उनसे धीरे-धीरे पूछ लेता है कि भाई क्यों नाराज़ चल रहे हो, ऐसा क्या हो गया है? तो ये हमारा पहला स्टेप होता है, इसी में ही पेशेंट ठीक हो जाता है, कभी उतना आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पेशेंट तभी डॉक्टर के पास आता है जब यहाँ से सपोर्ट सिस्टम खत्म हो जाता है, तब फिर एक प्रोफेशनल की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें इसी पे ही काम करना होगा, फ्रेंड सर्किल और फैमिली, ये हमारे 2 मेन पिलर होते हैं। अगर हमारा ये सही है तो हमें प्रोफेशनल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक सवाल सर लास्ट में एक सवाल पूछूंगी सर आपका समय ले रही हूँ लेकिन एक सवाल है जब मैं पीडीसीपी कर रही थी जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो हम हॉस्पिटल जाते थे वहां पे जब हम मेडिकल हिस्ट्री जब लेते थे तो एक सब्सटेंस वाले जो पेशेंट होते थे उनसे पहला बोल कि आपने सबसे पहले कब लिया सब्सटेंस, ठीक है? तो उनका एक कॉमन रीजन होता था पीयर प्रेशर। तो जैसे नाउ अडेज हमको पता है कि अगर ब्रेकअप हो गया, फैमिली डिस्प्यूट हो गई या आपके कहीं आप काम कर रहे हो वहां पे कोई समस्या हो गई तो आप सब्सटेंस की तरफ चले जाते हो। तो क्या ये सही है सब्सटेंस की तरफ जाना? ये तो बिल्कुल ही गलत है, कभी भी इसको सही नहीं कहा जाएगा। और ज़्यादातर जो सब्सटेंस हम लोग जो देखते हैं, जो ज़्यादातर परसेंटेज होता है, खासकर ये इसी 18 से 20 से 30 वाले उम्र में ही सबसे ज़्यादा लोग सब्सटेंस की तरफ बढ़ते हैं। ये एक ऐसी उम्र होती है जिसमें प्यूबर्टी के चेंजेस आते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, थोड़ा-सा
बॉडी की सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होती है, तो इसमें बहुत एनर्जी फील होती है। अगर उस एनर्जी को हम चैनलाइज करने के लिए प्रॉपर वे नहीं निकालते हैं, तो इसमें पर्सन थोड़ा सब्सटेंस की तरफ जाने की ज़्यादा कोशिश कर सकता है, क्योंकि वो बहुत आसान सा चीज़ होता है जो कि बॉडी जिससे अडाप्ट हो जाती है, रिलैक्स जल्दी फील करती है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए हम लोग यंग पेशेंट को हमेशा ये कहते हैं कि आप अपनी हॉबी, कुछ ना कुछ हॉबी जरूर डेवलप करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, अपनी एक एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए प्रॉपर वे या फोकस रखिए, अपने करियर पे फोकस रखिए। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी जो होती है, सब्सटेंस अक्सर कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन में ही सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अगर आप हाई स्कूल इंटर कर रहे हो तो उतना यूज, अब थोड़ा सा यूज बढ़ गया होगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा। जैसे ही लेकिन कोई पेशेंट, कोई बच्चा ग्रेजुएशन की उसमें जाता है, तो फ्रेशर पार्टी हो गई, फेयरवेल पार्टी हो गई, किसी के साथ ब्रेकअप हो गया, ये सब, और साथ में जो उसके संगति में जो जो उसके फ्रेंड सर्किल होते हैं, अगर वो सब्सटेंस यूज करते हैं, तो वो भी धीरे धीरे एक इनिशिएशन फेज स्टार्ट करते हैं। अरे कुछ नहीं होता है, पहली बार ले लो, किक मिलेगा, ये एग्जैक्टली। मिलेगा, वो मिलेगा। और यहाँ से वो पहली सब्सटेंस यूज की शुरुआत होती है, जिसके बाद से उस धीरे 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 शरीर तो हाईली एनर्जेटिक होता है ये उस एज में, तो ऐसे ही एनर्जी सब्सटेंस में एक अडाप्ट होने की कोशिश करने लगता है, जिससे कि लत लग जाती है, जिससे कहते हैं आदत पड़ गई है। उसके बाद से शरीर पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाता है, फिर धीरे धीरे बहुत सारे बॉडी ऑर्गन खराब होने लगते हैं। फिर पेशेंट को रिहेबिलिटेट करना पड़ता है, जो कि उतना अच्छा नहीं होता है, उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं होता है। इसलिए अगर हम कोई मतलब कोई भी बच्चा है अगर ग्रेजुएट करने जा रहा है, उसको हम पहले से ही काउंसलिंग या ये सब करके रखेंगे, एक कंडीशनिंग प्रोवाइड करके रखेंगे, तो अपने वो ग्रेजुएशन उस चीज़ में काफ़ी हद तक बच जाएगा, सब्सटेंस यूज़ नहीं करेगा। एक चीज सर कि जैसे मेंटल पेशेंट है, मान लीजिए पेशेंट इसलिए कह रहे हो कि मेंटल हेल्थ उनका अगर रुइन है, खराब है, तो उस तरह के पेशेंट हम लोग बोलते हैं पेशेंट ही कंडीशन में रखेंगे। तो अगर आप कहीं आपको डिप्रेशन है या कोई डिसऑर्डर है, तो उसके बाद आप सब्सटेंस की तरफ जा सकते हैं। या सब्सटेंस आप बहुत ज्यादा आपकी हिस्ट्री हो गई सब्सटेंस की, तो वो मेंटल हेल्थ उसका खराब हो सकता है। तो इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए सर, ताकि लोगों में ना ये नॉलेज नहीं है ये चीज कि सिगरेट पीने से क्या होगा, स्मोक करने से क्या होगा, या कोई जैसे कोई सब्सटेंस है उसको। लेकिन ऐसा हमने देखा है, हमने रिसर्चेस भी देखे, हमने पेशेंट से मिले हैं कि अगर आपका हिस्ट्री ज्यादा है, 20 साल है, 10 साल है, 40 साल है, तो लास्ट में आपको मेंटल हेल्थ में इश्यू आ सकता है। अगर आप लंबे टाइम से कुछ, कोई भी किसी भी टाइप का एडिक्शन अगर आप कर रहे हो लंबे टाइम से, धीरे धीरे वो एडिक्शन, मतलब हम लोग इसे एडिक्शन कहते ही क्यों है, क्योंकि हर ये जो सब्सटेंस यूज या सब्सटेंस एब्यूज होते ही इसीलिए हैं, क्योंकि ये बॉडी में डोपामिन, सेरोटोनिन, ये सब थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में निकाल देते हैं, जो कि पेशेंट को फील कराता है कि मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्लेजर फील। हाँ, प्लेजर फील करा सकता है। तो उन्हें एक रास्ता मिल जाता है, बॉडी को एक रास्ता मिल जाता है कि ये बहुत सबसे आसान तरीका है। प्लेजर आप योगा करोगे, मेडिटेशन करोगे, एक स्टेज के बाद उसमें भी आप फील करने लगोगे, यस। उसमें बॉडी भी हेल्दी रहेगी और आप प्लेजर भी फील करते रहोगे। उसी को हम लोग समाधि या ये सब कहते हैं, जो कि सारे साधु संत लोग करते हैं। तो अब लेकिन दूसरा रास्ता सब्सटेंस अब्यूज का है। जब अब वो जब तक उसको बाहर से, शरीर को बाहर से कुछ ना कुछ एडिक्शन वाला चीज मिल रहा है, तब तक तो वो उसको एज अ सब्सटेंस यूज मतलब वो फील ठीक करता फील रहेगा। करेगा नॉर्मल। उसके थॉट प्रोसेस सब कुछ सही रहेंगे, वो एकदम नॉर्मल बिहेव करेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें बॉडी को उतने ही अमाउंट से रिस्पॉन्स नहीं सेटिस्फेक्शन मिलेगा, नहीं मिलेगा। सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। धीरे धीरे वो अमाउंट डे टू डे हमेशा बढ़ता चला जाएगा, 10 साल, 20 साल, क्योंकि बॉडी तो हर उस अमाउंट पे धीरे धीरे मतलब सेचुरेट होती जाएगी। आपको उससे ज्यादा अमाउंट चाहिए, आपको उससे ज्यादा अमाउंट चाहिए, और उससे ज़्यादा अगर अमाउंट नहीं मिलेगा, तो बॉडी फिर धीरे धीरे विड्रॉल सिम्टम या फिर मेंटल एंजाइटी, ये सब धीरे धीरे शो होने लगती है। और फिर ये जब लंबा प्रोसेस चलता है, तो थॉट प्रोसेस में डिसऑर्गेनाइजेशन आ जाता है। उसी को हम लोग साइकेट्रिक पेशेंट धीरे धीरे बोलने लगते हैं, या मेंटल साइकोलॉजी कहते हैं। मेंटल पेशेंट कोई ऑर्गेनिक डिजीज नहीं होती है, शरीर में कोई भी हिस्सा खराब नहीं होता है, बस उनका सोचने का तरीका थोड़ा सा एबनॉर्मल होता थॉट है। प्रोसेस, थॉट कॉग्निटिव लेवल। कॉग्निटिव लेवल पे ही चीजें गड़बड़ हो गई हैं। अब ये धीरे धीरे जब एडिक्शन से होता है, तो टाइम भी लेता है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी नहीं होता है रिहेबिलिटेशन में भी। इसीलिए इस चीज़ों को अगर हम पहले से ही सुधार के रखें, पहले से ही कंडीशनिंग या काउंसलिंग करके रखें एट द लेवल ऑफ ग्रेजुएशन के लेवल पे ही, तो क्योंकि चीज़ यहीं से शुरुआत होती है।
और सर ओपीडी में जैसे आपके यहाँ पेशेंट आते हैं, तो मेन भी आते हैं, फीमेल भी आती हैं, तो उन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है एक्सप्रेशन को लेके? फीमेल पेशेंट तो ज़्यादातर एक्सप्रेसिव होती हैं, उनके कभी भी सब्सटेंस अब्यूज़ के इस तरह के कोई सिम्टम नहीं होते हैं। उनके मेनली रिलेशन से होते हैं कि हस्बैंड हमें ध्यान नहीं दे रहा है या काम ज़्यादा करना पड़ एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई रहती है, उस हिसाब से उन्हें अटेंशन मिलती नहीं है। और या फिर वो अपने वर्क लाइफ बैलेंस में उतना इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो कभी अपने बॉडी के लिए, अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए कभी उतना टाइम ही नहीं दे पाती हैं। तो उसकी वजह से धीरे-धीरे बॉडी एक फिजिकल सिम्पटम्स शो करने लगती है। उसी को हम लोग सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर कहते हैं। यस यस। पेन होना, नींद ना आना, नेगेटिव थॉट्स आना। तो ये कोई मतलब बॉडी के कोई सिम्पटम नहीं है। अब ये आपस में ठीक से रह नहीं रहे हैं, इस वजह से इस तरह के हाँ, सिम्पटम आ रहे हैं। स्ट्रेस लेवल बहुत हाँ, ज़्यादा इंक्रीज़ होता और मेल ये तो फीमेल पेशेंट के सिम्पटम हो गए हैं। तो हम लोग उनको ज़्यादातर काउंसिल ही करते हैं। बहुत ही ज़्यादा तरीका हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ तो एसएसआरआई या सर्ट्रेलिन ये सब दवा थोड़ा-सा लो डोज़ में दे देते हैं और उन्हें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के लिए बोलते हैं कि आप इस तरह रहिए, इस तरह बात करिए। फैमिली को भी समझाते हैं, इस तरह करना है, इस तरह नहीं करना है। और मेल वाले सिम्पटम जो आते हैं बहुत ही थोड़े से ड्रास्टिक लेवल पे आते हैं। ड्रास्टिक लेवल पे ये हुआ कि अब बहुत लंबे टाइम से सप्रेस थॉट्स को सप्रेस है। वो करके वर्षन रखा है। कंडीशन है। हाँ, वर्शन है। तो उनके जो सिम्पटम होते हैं, अब जैसे कि उन्हें फिजिकल रिलेशनशिप में बनाने में प्रॉब्लम हो जाती है, हाँ, जिसको हम लोग इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ये सब कहते या हैं। उसका जो मोस्ट कॉमन कॉज़ यही होता है, साइकोजेनिक ही होता है। हाँ, तो अब उसकी वजह से रिलेशनशिप भी खराब हो जाता है। तो हमें मेल वाले सिम्पटम इस तरह के उसमें मिलते हैं, हमें थोड़े से डिग करने होते हैं, उनसे बात करनी होती है, उनको थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम देना होता है कंपेयर टू अगर हम फीमेल से बात करें तो। तो धीरे-धीरे वो बात सुनते भी हैं, करते भी हैं और रिस्पॉन्स भी करते हैं, अपने आप को उसमें सुधारने की भी कोशिश करते हैं। उनको हम एक्सरसाइज़, मॉर्निंग वॉक, योगा, मेडिटेशन ये सब करने के लिए देते हैं, क्योंकि जब एक बार शरीर या फिजिकल एक्टिविटी में आता है, तो बॉडी अपने आप ऐसे केमिकल या न्यूरो हार्मोन ऐसे निकलती है कि बॉडी दोबारा डिप्रेशन वाले फेज में तो नहीं सर जाती। आपके अकॉर्डिंग जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन हुआ जो मेल में होता है, वो स्ट्रेस के बढ़ने से भी और जो उनके जो मेंटल डिसऑर्डर इंक्रीज हुआ है उससे भी, या जो हम सब्सटेंस भी लेते हैं तो उससे भी कहीं ना कहीं, क्योंकि हम सब सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई इम्पैक्ट हैं। है। हाँ, कभी भी फिजिकल रिलेशनशिप तभी बनता है जब पेशेंट आराम फुल्ली रिलैक्स मोड में होता है। आप सब्सटेंस अब्यूज़ करोगे तो धीरे-धीरे एंग्जायटी लेवल में चले जाओगे। आप खुद एंग्जायटी ले रहे हो तो बॉडी कभी रिलैक्स लेवल पे जाएगी ही नहीं। तो बॉडी उस हिसाब से काम ही नहीं कर पाएगी। तो लास्ट में बस यही मैं आपसे पूछना चाहूंगी सर कि लोगों को आप क्या बोलेंगे कि आप क्लिनिक तक जाइए और अपना ट्रीटमेंट प्लान कराइए? हम तो यही कहेंगे कि अगर आप फैमिली में अपने बातचीत करते हो, अपनी वाइफ से बातचीत करते हो या अपने दोस्तों से बातचीत करते हो, आपका फ्रेंड सर्किल, फैमिली सर्किल, नेबरिंग, आस-पास के यही सबसे अच्छा है, तो आपको किसी भी प्रोफेशनल के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इन केस इसके बाद भी आप अकेले रहते हो, उतना नहीं मिल पा रहा है सपोर्ट फैमिली या नेबर की वजह से, तब आप एक प्रोफेशनल की सलाह लीजिए, क्योंकि देर से अच्छा है कि जितना जल्दी जाएँ वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि और इसको कोई भी सोशल स्टिग्मा या बीमारी सोचने की ज़रूरत ना समझें, क्योंकि ये एक थॉट प्रोसेस है, थोड़ा-सा आप अलग तरीके से सोचने लग गए हैं, उसी को हमें ठीक करना है एज़ अ प्रोफेशनल। और ये हमें बातचीत करके अगर करेंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। इसमें तो दवाइयों का रोल थोड़ा कम रहता है। सर ने बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया, और आई हो आप घर बैठे हुए आप मेंटल हेल्थ के प्रति अवेयर हुए होंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया सर का, डॉक्टर साहब का, कि इन्होंने हमसे बात की और लोगों को अवेयर किया कि मेंटल हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है। कुछ टेक्निकल चीज भी बताई है, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि लोगों को बहुत संकोच है कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो क्या होगा। ये बस बातचीत नहीं है, बट एक ट्रीटमेंट प्लान होता है जिसमें बातचीत, आपको कैसे लाइफ को बैलेंस करना है, कैसे स्ट्रेस को हैंडल करना है, कैसे मेडिसिन लेना है, कितने अमाउंट में लेना है, आपकी एपेटाइट कैसे सही करनी है, आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, वो कैसे सही करनी है, वो सारे मिले सारा चीज का एक समग्र रूप होता है। तो प्लीज, अगर आपको मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इश्यू है या आसपास कुछ लोगों को अगर है तो आप देखते हैं, तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट करिए कि वो जाएं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के साथ, बैठें, बात करें और अपना ट्रीटमेंट प्लान कराएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा पेशेंट है या कोई ऐसा आदमी कोई ऐसा बंदा है या मेल या फीमेल कोई है जिसको
इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो उसे पहले सुलझाएं, उससे बात करें। बात करना जरूरी है क्योंकि बात करने से ही बात बनेगी। तो थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपने इतना लोगों को अवेयर किया और आपने इतना कीमती समय दिया हमें, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर।